नमस्कार दोस्तों, आज आपका आधुनिक भारत के अगले अध्याय में स्वागत है। आज हम लोग भारत के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल तथा वाइसराय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के क्लास जो नहीं देखे वो कृपया देख लें, क्योंकि इसके पहले क्लास में हमने बताया है कि किस प्रकार पहले बंगाल में गवर्नर आए, फिर गवर्नर जनरल आए, फिर वाइसराय आए। इन सभी क्रमों को उसमें समझाया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल। तो देखा जाए, सबसे पहले बंगाल के गवर्नर कौन थे? क्लाइव। इसका शासनकाल 1757 से 1760 रहा था एवं उसके बाद ये चले गए थे, फिर 2 साल के लिए आए थे 1765 से 1767 ईस्वी। तो यह जो है क्लाइव क्या होता है, जब प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में स्टार्ट होता है, उस वक्त प्लासी का युद्ध का जो नायक रहता है, सेना नायक, यही क्लाइव रहता है। यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से क्या कहा जाता है, गवर्नर बंगाल का कहा जाता है कि बंगाल का गवर्नर का पद यहीं से सृजन होता है, वह 1757 ईस्वी से। और उस समय जो वहाँ का गवर्नर होता है, कौन होता है? क्लाइव होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ? लॉर्ड क्लाइव हुआ। तो यह क्वेश्चंस पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ? वह क्लाइव हुआ, जो प्लासी का युद्ध जीतता है, उसके बाद बक्सर का युद्ध जीतता है। तो उसके बाद देखेंगे कि इलाहाबाद की संधि, इसी के समय क्या हुआ था? इलाहाबाद की भी संधि होती है। कौन कौन? हम लोगों ने देखा था कि जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी को, बक्सर के युद्ध के बाद 2 संधि होता है। एक इलाहाबाद की संधि होता है। पहला संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल के साथ होता है, और दूसरा संधि जो होता है 16 अगस्त 1765 को अवध के साथ होता है। तो ये तो महत्वपूर्ण घटना क्या होता है? क्लाइव के समय में ही इलाहाबाद की संधि होती है। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या है? श्वेत विद्रोह। क्या होता है? जो ब्रिटिशर्स भारत में रहते हैं, जो भारत में सैनिक के पद पर कार्यरत होते हैं, वह उनको दोहरा भत्ता दिया जाता है। इस भत्ता को क्या करता है? रॉबर्ट क्लाइव बंद कर देता है। तो बंद करने के विरोध में क्या करता है? वह जो है ब्रिटिश सैनिक विद्रोह करता है, वही श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे श्वेत विद्रोह भी कहा गया था, क्योंकि ये ब्रिटिश सैनिक थे। तो उन्होंने क्या किया? दोहरा भत्ता का बंद भी किया। उसके बाद क्या है? बंगाल में द्वैत शासन, जो हम लोगों ने देखा था कब? 1765 से 1772 ईस्वी तक जो द्वैत शासन चलता है, रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में स्टार्ट होता है और वारेन हेस्टिंग्स इसको खत्म करता है। इससे पहले जो क्लास आप लोग देखे होंगे, तो आशा करते हैं यह सब बिंदु क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि जब बंगाल का विजय पढ़े थे हम लोग, तो उसमें पढ़ने को मिला था कि क्या होता है बंगाल में जब द्वैत शासन स्टार्ट होता है, उसमें रॉबर्ट क्लाइव के समय में स्टार्ट होता है और वारेन हेस्टिंग्स खत्म करता है 1765 से 72 ईस्वी तक। तो इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है? बंगाल में द्वैत शासन भी स्टार्ट होता है रॉबर्ट क्लाइव के समय में। तो इस तरह से हम लोगों ने बंगाल के गवर्नर में फर्स्ट गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बारे में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से क्लाइव आते हैं, और उनसे 2-3-4 बिंदु जो महत्वपूर्ण हैं उन सभी को हम लोगों ने जाना। पहला क्या है? क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर भी कहा जाता है। उसके बाद इसी के शासनकाल में 2 महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था। कौन हुआ था? एक विद्रोह नहीं कहिएगा इसको, एक संधि हुआ था, एक इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 ईस्वी में मुगल के साथ, और दूसरा संधि अवध के साथ हुआ था। उसके बाद इसी के समय श्वेत विद्रोह भी हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? बंगाल में द्वैत शासन। यही द्वैत शासन था, जिस द्वैत शासन में अंग्रेज क्या कर रहे थे? यहाँ से धन को निष्कासन कर रहे थे, यानी ब्रिटेन में धन का निर्यात को बढ़ा रहे थे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्लाइव के बारे में देखा। अब बंगाल के गवर्नर में क्लाइव के बाद जो अगला आते हैं वह हॉलवेल आते हैं। यह 1760 ईस्वी में आता है। यह वही हॉलवेल है जिसकी चर्चा हम लोग जब बंगाल पढ़े थे उस समय, जो एक क्या होता है 14/18 के कमरे में 146 व्यक्ति को बंद कर दिया जाता है, जिस घटना का जो सबसे ज़्यादा उसको फैलाता है यही वो हॉलवेल रहता है। तो यही हॉलवेल जो वह घटना ब्लैक होल का होता है, वो कब होता है? 20 जून
1756 ईस्वी को। यह वही ब्लैक होल का घटना रहता है जिसका हॉलवेल के द्वारा जिक्र किया जाता है। तो इसी के बाद यह तो 1756 में यह घटना होता है, ब्लैक होल का घटना, और उसके बाद हॉलवेल को क्या किया जाता है, वहाँ का गवर्नर बनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे क्लाइव के बाद जो बंगाल का अगला गवर्नर आता है वह हॉलवेल रहता है 1760 ईस्वी में। यहाँ पे क्लाइव 2 बार शासन करता है, पहला आता है 1757 से 60 ईस्वी में, उसके बाद यह ब्रिटेन चला जाता है। फिर ब्रिटेन से आने के बाद 1765 से 67 2 साल के लिए फिर से इसको बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। तो यह बात ध्यान में रखेंगे। अगला हॉलवेल के बाद हम लोग देखेंगे जो अगले गवर्नर आए वह बेंसी टाट आए। यह बेंसी टाट, इनका शासनकाल 1760 से 65 रहा था। इनके समय में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो यह क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय जो गवर्नर थे वह कौन थे, तो वह गवर्नर थे बेंसी टाट, जिनका शासनकाल 1760 से 65 ईस्वी रहा था। हालांकि जब आप बक्सर का युद्ध पढ़े होंगे तो वहां पे यह भी देखने को मिला था कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके सेना का नेतृत्व मुनरो करता है। तो यह बात आप ध्यान में रखेंगे। अगर बक्सर के युद्ध में सैनिक का नेतृत्व पूछा जाए तो उसका आंसर मुनरो होगा। अगर उस समय अगर पूछा जाए कि कौन थे गवर्नर तो वह होगा बेंसी टाट। तो यह क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है, मिलान करने में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछता है। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि बेंसी टाट, जिनका शासनकाल 1760 से 65 था, उनके समय में बक्सर का युद्ध हुआ था। कब? 1764 ईस्वी में। बेंसी टाट के बाद अगले जो आते हैं गवर्नर बेरेलस्ट रहते हैं, जिनका शासनकाल 1767 से 69 ईस्वी रहता है। यानी कि द्वैत शासन के समय ये गवर्नर रहते हैं। जो द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में स्टार्ट किया जाता है, यह वही द्वैत शासन जो 1765 से 72 तक चलता है, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा था द्वैत शासन, जिसमें कर्तव्य और अधिकार 2 भागों में बांट दिया गया था। कर्तव्य को भारतीयों के नवाब और वहां के शासकों को दे दिया गया था और अधिकार को ब्रिटेन अपने पास रखा था। और इस नीति के तहत वह भारत का शोषण भी करना स्टार्ट किया था। तो हम लोग वहां पे पढ़े थे और आशा करते हैं जिन लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं लिए हैं वो कृपया वो क्लास देख लें, तो यह क्लास कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो इस तरह से जो द्वैत शासन हुआ था, एक उत्तरदायित्व का और एक अधिकार का। जो अधिकार था अंग्रेज अपने पास रखता है। तो ये क्या करते हैं, जो बेरेलस्ट रहते हैं, ये जो द्वैत शासन उनके समय में जो 65 से 72 तक रहता है वह चलता रहता है। यह 1767 से 69 के 2 वर्ष के लिए आते हैं और यह क्या करते हैं, उस द्वैत शासन को जारी रखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 5वां है कर्टियर, जिनका शासनकाल 1769 से 1772 ईस्वी रहता है। यह जो कर्टियर हैं इनका शासनकाल 1769 से 1772 ईस्वी रहता है। इनके समय में क्या होता है, बंगाल में अकाल आता है। यह जो द्वैत शासन चल रहा होता है 1765 से 72 के बीच, इसमें जिस प्रकार से ब्रिटिशों का भारत से धन का निष्कासन होता है, उसके बाद क्या होता है, एक 1770 ईस्वी में बंगाल को, यानी कहने का मतलब भारत को बहुत बड़ा अकाल से सामना करना पड़ा था। वह अकाल 1770 ईस्वी में होता है। उस समय जो बंगाल के गवर्नर होते हैं वह कर्टियर होते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि बंगाल में जब अकाल 1770 में आया तो उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, कर्टियर थे। अब फिर से हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं बंगाल के गवर्नर कौन कौन आए। पहला हम लोगों ने देखा, पहले गवर्नर क्लाइव आए, जिनका शासनकाल 1757 से 67 रहा। उसके बाद ये ब्रिटेन चले जाते हैं, फिर इनको आगे 2 वर्ष के लिए बनाया जाता है। वह जो काल रहता है 1765 से 67 के बीच। उसके बाद क्लाइव के बाद जो अगले आते हैं हॉलवेल आते हैं, उनका शासनकाल 1760 ईस्वी रहता। हॉलवेल के बाद बेंसी टाट आते हैं, जिनका शासनकाल 1760 से 65 ईस्वी होता है। इन्हीं के गवर्नर पद में बक्सर का भी युद्ध होता है। उसके बाद बेंसी टाट के बाद आते हैं बेरेलस्ट, जिनका शासनकाल 1767 से 1769 ईस्वी रहता है। फिर बेरेलस्ट के बाद कर्टियर आते हैं, उनका शासनकाल 1769 ईस्वी से 1772 आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बंगाल में कौन कौन से गवर्नर आए। कभी कभी क्या होता है, इस क्रम को दे दिया जाता है कि क्रम से लिखें, तो ध्यान में रहेंगे और आपको याद भी हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं बंगाल के गवर्नर के बाद अगला जो पद आया बंगाल का गवर्नर जनरल। अब उसके बारे में देखें, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ वह वारेन हेस्टिंग्स हुआ। इनका शासनकाल 1772 से 1785 ईस्वी रहा था। जब वारेन हेस्टिंग्स यहाँ का आया था तब वह क्या बना, गवर्नर जनरल। बनने से पहले वह बंगाल का गवर्नर बना, क्योंकि क्या हुआ, वह 1772 से 73 तक क्या रहता है, बंगाल के गवर्नर के पद में
के रूप में उसको नियुक्त किया जाता है। लेकिन 1773 से 85 के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो यह ध्यान में रखेंगे कि अगर क्वेश्चंस पूछ दे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था, क्योंकि जब वो जो शासन स्टार्ट किया था तो 72 से 85 तक, अब 72 से 73 एक साल हुआ गवर्नर के पद पर रहा, उसके बाद 74 से 85 तक यह गवर्नर जनरल के पद पे रहा। तो हम लोग ध्यान में देंगे वारेन हेस्टिंग्स जो क्या था, प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल था। उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया। इससे पहले जो क्लास हुआ उसमें भी हमने चर्चा किया कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसके बाद 1772 में द्वैत शासन समाप्त किया गया। यह जो द्वैत शासन क्लाइव के समय में स्टार्ट किया गया था, उस द्वैत शासन को वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि इस द्वैत शासन के कारण बंगाल को एक बहुत बड़ा अकाल का भी सामना करना पड़ा था। लोगों के बीच में क्या हो गया था, बहुत बड़ा भूख मरी टाइप से भी वो आ गया था। तो यानी लोगों को क्या करना पड़ा, अर्थव्यवस्था का अस्त व्यस्त से भी सामना करना पड़ा था। तो बंगाल में द्वैत शासन समाप्त करने वाला कौन था, वारेन हेस्टिंग था, जो 1772 ईस्वी में हुआ। उसके बाद 1774 में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। यह जब हम लोग पहले के क्लास में थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ठीक एक साल बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो उस टाइम जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे तो वो क्लाइव ही थे। तो क्लाइव के शासनकाल में क्या हो गया, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। उसके बाद 1774 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। जो 1784 ईस्वी में क्या होता है, सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। यह क्यों की जाती है, यह भारतीय इतिहासकार के ग्रंथों पर रिसर्च करने के लिए आती है, उस पर अध्ययन करना चाहती है। उसी को लेकर क्या होता है, विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है, जो भारतीय ग्रंथों को अध्ययन करती है। उसके बाद क्या होता है, नंद कुमार, जो नंद कुमार है वह बंगाल का निवासी होता है। वह वारेन हेस्टिंग्स पर क्या करता है, नवाब की पत्नी से घूस लेते हुए आरोप लगाता है। और वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है, उस समय के जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे कौन थे, एलिजा इम्फे। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे एलिजा इम्फे थे, और साथ में 3 सदस्य को और नियुक्त किया गया था। तो वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है, एलिजा इम्फे के साथ मिलकर साठ घाट कर वह नंद कुमार पर ही झूठा आरोप लगा देता है, झूठा मुकदमा करने के आरोप में। और उसके बाद क्या हो जाता है, नंद कुमार को फांसी दी जाती है। तो यह जो है न्यायिक हत्या के रूप में जाना जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब वारेन हेस्टिंग्स यहाँ से भारत से ब्रिटेन जाता है तब उस पर महाभियोग लागू किया जाता है। यह महाभियोग लगभग 8 सालों तक चलता है, 1778 से 95 ईस्वी तक चलता है। हालांकि इस महाभियोग लगने के बाद वह क्या होता है, बच जाता है, लेकिन नंद कुमार को यहाँ पे फांसी दे दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कौन कौन से बिंदु थे जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, कौन कौन से वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कार्य हुए। पहला उनको क्या कहा जाता है, उसको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है, वारेन हेस्टिंग, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1772 ईस्वी में द्वैत शासन को समाप्त करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को ही जाता है। उसके बाद 1774 ईस्वी में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में। उसके बाद 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। उसके बाद क्या होता है, नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर उसको फांसी की सजा दी जाती है, जो न्यायिक हत्या के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद जब यहाँ से वारेन हेस्टिंग्स ब्रिटेन जाता है तो उस पर महाभियोग चलता है, और उस महाभियोग क्या होता है, बाद में वह महाभियोग उस पर से हट जाता है और वह बच जाता है। तो अगला देखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स के बाद जो अगला गवर्नर जनरल आए वह कर्नवालिस थे। कर्नवालिस का शासनकाल 1786 से 93 था। इसमें क्या था, इनको सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। यही कर्नवालिस थे जिनके समय में सिविल सेवा, जो अभी हम लोग IAS के नाम से
जानते हैं, यही वो आईएएस है जिस पद का सृजन पहले इस गवर्नर जनरल के शासनकाल में सिविल सेवा का शुरुआत किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे कि सिविल सेवा का जन्मदाता कर्नवालिस ही था। तो इसके बारे में देखेंगे कि जो पहले सिविल सेवा था इसको पहले आईएएस नहीं आईसीएस के नाम से जाना जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। इसमें क्या था, भारतीय जनपद सेवा। सबसे पहले इस पद में प्रारंभ ब्रिटेन से किया गया, यानी इसका जो सिलेक्शन है वह ब्रिटेन से किया जाता था। उसके बाद में क्या किया गया, 1853 ईस्वी में इस पद के लिए परीक्षा लेना प्रारंभ किया गया, यानी परीक्षा के माध्यम से अब इसकी नियुक्ति की जाती थी। तो जो प्रथम भारतीय इसमें पास किए जो आए वह थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो ये सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में इस आईसीएस परीक्षा को पास कर और वह अधिकारी बने। उसके बाद क्या होता है, 1923 ईस्वी में यह परीक्षा का आयोजन भारत में ही किया जाने लगता है। और उसके बाद सत्येंद्रनाथ टैगोर के बाद में आपको यह भी पता हुआ कि सुभाष चंद्र बोस भी बनते हैं और बाद में वो क्या करते हैं, अपना पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सिविल सेवा का जन्मदाता कर्नवालिस के शासनकाल में ही होता है, और पुलिस सेवा जिसको आईपीएस के नाम से जानते हैं उस सेवा का भी स्टार्ट कहाँ किया गया था, इसी कर्नवालिस के शासनकाल में। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा एक देखा सिविल सेवा का जन्मदाता जो कर्नवालिस के शासनकाल में हुआ, पुलिस सेवा का जन्मदाता जो कर्नवालिस के शासनकाल में हुआ, यानी ये दोनों पद का सृजन कर्नवालिस के शासनकाल में किया गया। उसके बाद क्या है, अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में, जो हम लोगों ने देखा था कि जब भारत में ब्रिटिशर्स आते हैं वह क्या करते हैं, भूमि पर विभिन्न तरह के व्यवस्थाओं लागू करते हैं। किस लिए, कर को वसूलने के लिए, लगान को वसूलने के लिए। उन व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था था क्या, अस्थाई बंदोबस्त, जिस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे कर्नवालिस थे, वह 1793 में लागू किया गया था। 3 व्यवस्था था, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। तो इस तरह से जो अस्थाई बंदोबस्त था वह 1793 ईस्वी में कर्नवालिस के शासनकाल में ही लागू किया गया था। उसके बाद एक और पॉइंट है, 1789 में दास व्यापार पर रोक लगा दिया गया। जो दासों का व्यापार हो रहा था वह क्या कर दिया गया, इनके शासनकाल में उस पर रोक लगा दिया गया। वह रोक 1789 ईस्वी में लगा दिया गया। दास व्यापार है, यह दास प्रथा नहीं है। दास प्रथा 1843 में समाप्त किया गया था। यह व्यापार है, यानी उससे जो व्यापार होता था उसका उस पर रोक लगाया गया। तो ध्यान देंगे बातों पर। तो इस तरह से कर्नवालिस के शासनकाल में हम लोगों ने 2-3 पॉइंट देखा। पहला क्या देखा कि भारतीय सिविल सेवा का सृजन किया गया, फिर क्या किया गया, भारतीय पुलिस सेवा का सृजन किया गया। उसके बाद क्या किया गया, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। उसके बाद दास व्यापार को समाप्त किया गया। तो इस तरह से 2-3 पॉइंट हम लोगों ने देखा। अब कर्नवालिस के बाद जो अगले जो बंगाल के गवर्नर जनरल आते हैं वह हैं सर जॉन शोर। तो कर्नवालिस के शासनकाल में एक और क्या हुआ था, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कर्नवालिस संहिता, ये क्या था कर्नवालिस संहिता, इसमें क्या किया गया था, शक्ति का विभाजन किया गया था। पहले जो है शक्ति, न्यायिक शक्ति और प्रशासनिक शक्ति दोनों गवर्नर जनरल के पास में ही होता था, जिससे कई बार कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन कर्नवालिस के गवर्नर जनरल बनने के बाद क्या कर दिया गया, न्याय और प्रशासन को अलग कर दिया गया। यह वही न्याय और प्रशासन है जिसका हम लोग आर्टिकल 50 यानी जो आर्टिकल 15 में पढ़ने को मिलता है। क्या किया गया था, इसमें न्याय और प्रशासन को अलग किया गया था। तो कर्नवालिस संहिता जिसमें क्या किया गया, पावर यानी शक्ति को, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, शक्ति का विभाजन किया गया, यानी न्याय अलग कर दिया गया, न्यायालय, और प्रशासनिक अलग कर दिया गया। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कर्नवालिस की समाधि भारत के गाजीपुर में स्टार्ट किया गया। जब कर्नवालिस का मृत्यु होता है तो उसका समाधि यानी उसके शरीर को कहाँ, गाजीपुर में ही उसका समाधि बनाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे कि क्या हो गए, 3 बिंदुओं को यहाँ पे हम लोग ध्यान देखें। तो कर्नवालिस का समाधि भारत के गाजीपुर में अब क्या क्या था, समाधि बनाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अगर बात की जाए पहला बंगाल का गवर्नर कौन था, क्लाइव था। अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा गवर्नर था जिन्होंने ब्रिटेन में जाकर आत्महत्या कर ली, तो वह था कौन, क्लाइव। और उसके बाद
कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया? वह था वारेन हेस्टिंग्स। और कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर में बनाई गई? तो वह थे कर्नवालिस। तो ध्यान में रखेंगे इन तीनों बिंदुओं पर जिनसे क्या होता है, क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके बाद कर्नवालिस के बाद, जो कर्नवालिस का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1886 से 1786 से 93। उसके बाद जो अगले आए कर्नवालिस के बाद सर जॉन सोर आए, उनका शासनकाल 1793 से 1798 रहा। अब उनमें देखेंगे सर जॉन सोर वह क्या करते हैं, जब वह गवर्नर जनरल बनते हैं तो वह मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं। यानी मैसूर के साथ वह क्या करते हैं, अहस्तक्षेप, यानी उसके साथ कोई भी विरोध या विलय हड़प नीति, इस तरह के कोई भी नीति को वह नहीं अपनाते हैं। तो मैसूर के साथ वह अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं। यह वही सर जॉन सोर हैं जो 1793 से 98 में रहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या होगा, पढ़ने को भी मिलता है कभी कभी कि जो मैसूर के प्रति कौन ऐसा शासक था जो हस्तक्षेप की नीति अपनाए, तो वह सर जॉन सोर थे। तो सर जॉन सोर के बाद कौन अगले आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल? वह आते हैं लॉर्ड बेलेजली। इनका शासनकाल 1798 से 1805 ईस्वी रहता है। इनके शासनकाल में क्या होता है, सहायक संधि। हम लोगों ने पढ़ा था मद्रास का, जब पढ़े थे मद्रास में तो उसमें देखे थे कि जो मद्रास का संधि होता है, जो मद्रास आंग्ल और मराठा युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, उस आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में होता है, उसमें बेलेजली की सहायक संधि को अपनाया जाता है। वही अपमानजनक संधि जब टीपू सुल्तान के साथ क्या किया जाता है, थोपा जाता है, उसके बाद टीपू सुल्तान क्या करता है, उस ब्रिटिश के साथ युद्ध करता है और उसमें मारा जाता है। तो यह सहायक संधि क्या था समझेंगे। सहायक संधि वह संधि था जिसके तहत ब्रिटिशर्स भारतीय राजाओं के साथ एक संधि करते थे। इसमें भारतीय राजाओं को सैनिक नहीं रखने के लिए बोला जाता था। अगर ब्रिटिशर्स उनके लिए सैनिक रखते थे तो उनका खर्च उस राजा से लिया जाता था और ब्रिटिश एक अधिकारी को उस राजा के दरबार में रखा जाता था। तो ये था सहायक संधि। तो क्या किया गया था, यह पहला सहायक संधि जो हम लोग पढ़ते हैं बेलेजली की सहायक संधि, यही था वह बेलेजली की सहायक संधि जिसके तहत वो क्या कर रहा था, भारतीय शासकों पर वह नियंत्रण करना स्टार्ट किया था इस संधि के द्वारा। उसके बाद क्या, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापना। यह वही फोर्ट विलियम कॉलेज है जहाँ पे हम लोगों ने जो ICS पढ़ा था, यह ICS में चुने गए व्यक्ति को यहाँ पर क्या किया था, ट्रेनिंग दिया जाता था। तो इसलिए यह फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में जो 1800 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, इसमें ICS इंडियन सिविल सर्विसेज जो सिविल सेवा के परीक्षार्थी होते थे, जो भी होते थे, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता था। तो इस तरह से लॉर्ड बेरेली के शासनकाल में जो 1798 से 1805 ईस्वी था, उसमें हम लोगों ने देखा सहायक संधि। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज जिनकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1800 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉर्ड बेलेजली के बाद अगला हम लोग देखेंगे सर जॉर्ज बार्ले। इनका शासनकाल 1805 ईस्वी में रहा था। हालांकि इनसे कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है, लेकिन अगर मिलान करने के लिए या क्रम से लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप ध्यान में रखेंगे कि लॉर्ड बेलेजली के बाद सर जॉर्ज बार्ले अगले गवर्नर जनरल आए थे जिनका शासनकाल 1805 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद सर जॉर्ज बार्ले के बाद लॉर्ड मिंटो आए थे। यह लॉर्ड मिंटो जिनका शासनकाल 1807 से 1813 ईस्वी था। यह वो लॉर्ड मिंटो नहीं है जो हम लोग मॉर्ले मिंटो में पढ़े थे, वह अलग है और यह अलग है। यह मिंटो फर्स्ट है, वह मिंटो सेकेंड था। तो ये लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में जो कब से कब तक रहे, 1807 से 1813 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के पद पे रहे। इनके शासनकाल में क्या होता है, रंजीत सिंह के साथ 1809 ईस्वी में संधि होता है। जब हम लोग क्या पढ़े थे, आंग्ल सिख युद्ध पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि रंजीत सिंह के साथ और अंग्रेजों के साथ एक संधि होता है, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में, जिसमें क्या होता है, उस संधि के बाद क्या कर दिया जाता है, सिंधु नदी को एक बॉर्डर मान लिया जाता है और उसके पूर्वी भाग को अंग्रेज को दे दिया जाता है और पश्चिमी भाग को रंजीत सिंह को दे दिया जाता है। तो यह वही संधि है जो रंजीत सिंह के साथ 1809 ईस्वी में
किया गया था, जो अमृतसर संधि के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में, जिनका शासनकाल 1807 से 1813 रहा था, उनके शासनकाल में अमृतसर की संधि देखने को मिला। उसके बाद लॉर्ड मिंटो के बाद जो अगले आते हैं वह लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं, जिनका शासनकाल 1813 से 1823 ईस्वी रहता है। यह लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग हैं, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि यही वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स दोनों एक हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, ये वारेन हेस्टिंग्स थे। इस लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल 1813 से 1823 ईस्वी है। इनके शासनकाल में क्या हुआ था, ये 1814 से 16 में नेपाल से युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, इनके शासनकाल में ब्रिटिशर्स और नेपाल के साथ युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या हो गया था कि इस युद्ध में ब्रिटिशर्स अधिकारी को नेपाल में नियुक्त किया गया। इसमें क्या हो गया था, जो नेपाल के क्षेत्र में थे शिमला, नैनीताल, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों को क्या कर लिया गया था, अंग्रेज अपने कब्जे में ले लिया था। और यही जो अंग्रेज और नेपाल के राजाओं के बीच जो युद्ध होता है, यही 1816 ईस्वी में संगौली के संधि के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि संगौली की संधि क्या था और किनके बीच हुआ था। तो यह संधि 1816 में अंग्रेजों और नेपाल के राजाओं के बीच में हुआ था, जो संगौली संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत क्या कर लिया गया था, उत्तराखंड और देहरादून को, उत्तराखंड और शिमला को भारत में मिला लिया गया था। तो ध्यान में रखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में संगौली का संधि 1814 से 16 में नेपाल से युद्ध हुआ था। उसके बाद क्या है, पिंडारियों का दमन। इसमें क्या किया गया था, पिंडारी हुआ थे, यह मराठा क्षेत्र में पाए जाते थे, मराठा क्षेत्र के थे। कुछ हिंदू और मुस्लिम उपद्रवी तत्व थे जो क्या करते थे, लूटते थे, लुटेरे थे। वह ब्रिटिशर्स को परेशान करते थे और साथ साथ में वह व्यापारियों को भी परेशान करते थे। जो इनके प्रमुख नेता थे वह कौन कौन थे, एक थे करीम खां, जीतू खां, बसील मोहम्मद, अमीन खां। ये सभी जो थे इनके पिंडारियों के नेता थे। तो कभी कभी क्वेश्चंस यह भी पूछता है कि जो पिंडारी के नेता थे वह कौन कौन थे। तो ध्यान में रखेंगे, जीतू सिंह, बसील मोहम्मद, उसके बाद अमीन खां, उसके बाद करीम खां, ये चार जो थे पिंडारियों के नेता थे, जिनको ब्रिटिशर्स ने क्या किया, खत्म कर दिया, यानी उसका खात्मा कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर जो पिंडारी थे उसको ब्रिटिशर्स क्या करता है, समाप्त कर देता है। किनके शासनकाल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में, जिनका शासनकाल 1813 से 23 में रहा था। उसके बाद क्या, मराठा में पेशवा को हटा दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है इनके शासनकाल में क्या कर दिया गया था, पेशवा पद को हटा दिया गया था। जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, वह क्या कहे थे, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है कब, 1817 से 1818 ईस्वी, यह तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है उसमें क्या कर दिया जाता है, पेशवा पद को समाप्त कर दिया जाता है। और जो शिवाजी के वंशज थे प्रताप सिंह को वहां का शासक बना दिया गया। और जो पेशवा के अंतिम जो शासक थे बाजीराव द्वितीय, उनको क्या कर दिया गया, कानपुर भेज दिया गया। और कानपुर में शिवाजी द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, वही नाना साहेब हैं जो शिवाजी द्वितीय के दत्तक पुत्र होते हैं, जो अपनी राजगद्दी के लिए, जो अपना हक के लिए अंग्रेजों से लड़ाई करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में कौन कौन से 2-3 बिंदु हैं। पहला हम लोगों ने देखा संगौली की संधि इसके शासनकाल में होता। दूसरा हम लोगों ने देखा पिंडारियों का दमन किया जाता। तीसरा हम लोगों ने देखा कि इनके शासनकाल में पेशवाओं के पद को समाप्त कर दिया जाता है और उनको जो बाजीराव द्वितीय थे कानपुर भेज दिया था। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। रिकॉलिंग कभी भी आप पढ़ें तो उस चीज़ को रिकॉल जरूर करें। रिकॉल आपके स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, आपको याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है। तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करेंगे। क्या करेंगे, पहला बंगाल का गवर्नर कौन थे, क्लाइव, जिसका शासनकाल कब से कब था 1757 से 67। फिर कुछ दिन बाद आए कब, 1765 से 67। क्लाइव के बाद कौन आए, क्लाइव के बाद आए हॉलवेल जो 1760 ईस्वी में रहे। हॉलवेल के बाद वेंसीटर्ट, जिनका शासनकाल 1760 से 65 रहा। वेंसीटर्ट के बाद आए वेरेलस्ट, जिनका शासनकाल
1767 से 69 रहा। वेरी लास्ट के बाद जो अगले गवर्नर आए वह कर्टियर थे, जिनका शासनकाल 1769 से 72 था। अब वेरी लास्ट के बाद जो अंतिम बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स होते हैं, यही वारेन हेस्टिंग्स फिर गवर्नर जनरल भी नियुक्त होते हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स जिनका शासनकाल 1772 से 1785 ईस्वी रहता है। फिर वारेन हेस्टिंग्स के बाद कौन अगले आते हैं? बंगाल के गवर्नर जनरल, क्योंकि अब जो भी आएंगे गवर्नर जनरल कहलाएंगे। तो कर्नवालिस आते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के बाद कर्नवालिस आते हैं, जिनका शासनकाल 1786 से 1793 होता 1793 होता है। तो कर्नवालिस का शासनकाल 1786 से 93 होता है। फिर कर्नवालिस के बाद जो अगले आते हैं, कौन आते हैं? सर जॉन शोर आते हैं, जिनका शासनकाल 1793 से 1798 होता है। उसके बाद कौन आते हैं? लॉर्ड बेलेजली आते हैं। लॉर्ड बेलेजली का शासनकाल कब से कब तक होता है? 1798 से 1805 ईस्वी। इनके लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में कौन सा मुख्य बिंदु एक है? सहायक संधि। आपको ध्यान में रखेंगे, जो यह सहायक संधि है, इस सहायक संधि के तहत कौन कौन से क्षेत्र को अपने कंट्रोल में अंग्रेज लिया था, तो वह भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछता है। तो पहला हैदराबाद। हैदराबाद को इस सहायक संधि के तहत 1798 ईस्वी में यह क्या किया गया था? अपने अंडर में लिया गया था। तो 1798 जो बेलेजली के शासनकाल से स्टार्ट होता है सहायक संधि। तो इससे पहले सहायक संधि के द्वारा जो सबसे पहला राज्य होता है वह हैदराबाद होता है। उसके बाद मैसूर होता है, जो 1799 ईस्वी में उसको अपने अंडर में सहायक संधि के द्वारा लिया जाता है। मैसूर के बाद तंजौर होता है 1799 ईस्वी में। तंजौर के बाद अवध होता है 1802 ईस्वी में। अवध होता है 1801 ईस्वी में। उसके बाद पेशवा जो मराठा का था वह 1802 ईस्वी में। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन से यह भी पूछ देता है कि सहायक संधि के द्वारा निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों को लिया गया था। तो पहला हैदराबाद था, उसके बाद मैसूर था, उसके बाद मैसूर के बाद तंजौर था, तंजौर के बाद अवध था, अवध के बाद मराठा था। तो ध्यान में रखेंगे इस क्रम को, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। तो हम लोगों ने लॉर्ड वेलेस्ली तक देखा था। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद कौन अगले आते हैं? सर जॉर्ज बार्ले आते हैं, जो 1805 ईस्वी तक रहते हैं। सर जॉर्ज बार्ले के बाद लॉर्ड मिंटो आते हैं, जिनका शासनकाल 1807 से 1813 होता है। उसके बाद जो लास्ट क्या होते हैं? वो लॉर्ड हेस्टिंग्स होते हैं, जिनका शासनकाल 1813 से 1823 होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर आज पढ़ा बंगाल के गवर्नर तथा बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। तो आशा करते हैं आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हुआ होगा और बहुत ऐसे क्रिटिकल पॉइंट थे जो आपको याद भी हो गया होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, पढ़ने में मज़ा आया होगा और आपको पढ़ने में मन लग रहा होगा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे भारत का गवर्नर जनरल तथा वाइसराय के बारे में। तो हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनका आगामी एग्जाम्स आने वाला है। तो आज के लिए यहीं तक, कल हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।